Now, सर ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन कौन से ईयर में बना था? 1832. Now, let's talk about the next topic, that is your unification. यूनिफिकेशन के टॉपिक में हम तीन यूनिफिकेशन की बात करेंगे. द फर्स्ट इज our unification of Germany, then the unification of Italy, and last is we talk about the strange case of Britain. So the next topic which we are going to discuss is unification, right? So unification, the first topic जो unification के अंदर हमें discuss करना है वो है Germany का unification. Now अगर आप unification की बात करते हो तो unification दो तरीके से हो सकती है. The first is called economic integration or economic unification, and the second is called territorial unification. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का मतलब है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लेते हो तो वो पर्सन आपको कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता. जैसे यू टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना एंड यू टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान. चाइना ने पाकिस्तान को अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लिया है. चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है कि पाकिस्तान उसको रीपे कर ही नहीं सकता. और पाकिस्तान बिना चाइना के इस टाइम वो स्टैंड नहीं कर सकता, बिकॉज जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, वन रोड वन बेल्ट या जितने भी डैम्स बन रहे हैं वो सब चाइना क्रिएट कर रहा है. सो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि अगर चाइना अच्छा करे या बुरा करे, पाकिस्तान हर केस में उसको सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पे चाइना के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है. और सोसाइटी के हर पैरामीटर में ये एक वैलिड फैक्ट है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लेते हो तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा. जैसे स्कूल्स के अंदर भी बहुत होता है. स्कूल्स के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है. नाउ जब उस बच्चे के पास बहुत पैसा होता है, आपने देखा होगा कि उस बच्चे के आसपास बहुत सारे लोग आसपास घूमते रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे के पास बहुत पैसा है, ये लंच में हमें कुछ ना कुछ पार्टी दे देगा, हमें कैंटीन में जाके पैटीज खिला देगा, समोसे खिला देगा, कुछ ना कुछ खिला देगा. इसीलिए चाहे ये जो पैसे वाला बच्चा है ये कितनी भी बेइज्जती कर दे उसके आसपास रहने वाले लोगों की, वो लोग उसे छोड़कर नहीं जाते. क्यों? बिकॉज फाइनेंशियली वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है. उन्हें पार्टी कहां से मिल रही है? उस पैसे वाले बच्चे से. सो अगर आप इकोनॉमी की अगर आप यूनिफिकेशन की बात करते हो तो यूनिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है. द फर्स्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, कि आप किसी भी पर्सन को, किसी भी टेरिटरी को अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लो. और द सेकंड इज टेरिटोरियल यूनिफिकेशन. टेरिटोरियल यूनिफिकेशन का मतलब कि आप किसी और की टेरिटरी को अपने साथ मर्ज कर लो. सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेरिटोरियल यूनिफिकेशन. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक यूनिफिकेशन. इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को समझने के लिए अगेन वी टॉक अबाउट द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815. So we have a 1815 treaty that was called Treaty of Vienna. Treaty of Vienna किस किस के बीच में हुई थी? यहाँ पर हमारे पास चार कंट्री थी. The first is called Britain, we have Russia, we have Prussia and we have Austria. उस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर हमने क्या समझा कि नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरी जीती थी वो सारी की सारी टेरिटरीज को इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया. जैसे रशिया ने पोलैंड का कुछ एरिया लिया, क्रूशिया ने वेस्टर्न टेरिटरीज ली, ऑस्ट्रिया ने नॉर्दर्न इटली स्पेशली लोम्बार्डी एंड वेनेशिया वालों अपने कंट्रोल में रखा. लेकिन यहाँ पर 39 ऐसे भी स्टेट्स थे जो कि जर्मन स्पीकिंग थे. 39 ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग है. ऑस्ट्रिया भी इन 39 स्टेट्स को चाहता है एंड प्रूशिया भी इन 39 स्टेट्स को चाहता है. सो ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हो रही थी तो उस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ऑस्ट्रिया ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो 39 स्टेट्स है मेरे पास आने चाहिए. प्रूशिया ने बोला नहीं, तुम्हारे पास क्यों आएंगे? जर्मन स्पीकिंग मैं भी हूं, तो ये 39 स्टेट किसके पास आने चाहिए? मेरे पास आने चाहिए. उस समय पे इस ट्रीटी को साइन करते समय दोनों जो पार्टीज हैं या दोनों कंट्रीज आपस में ना लड़े, इसीलिए बोला गया भाई एक काम करते, इन 39 स्टेट्स को आप इंडिपेंडेंट कर दो. इंडिपेंडेंट का मतलब
ना ये ऑस्ट्रिया की टेरिटरी होगी और ना प्रूशिया की टेरिटरी होगी। इस ट्रीटी को आज साइन कर लेते हैं, लेटर ऑन फ्यूचर में आप लोग देख लेना, आपस में डिसाइड कर लेना कि किसको कौन सी टेरिटरी चाहिए। बट अभी के लिए हम 39 स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कर देते हैं ताकि आपस में लड़ाई ना हो। ठीक है ना? सो वी हैव 39 स्टेट्स। अब प्रूशिया को ये 39 स्टेट चाहिए, बट उसको ही पता है कि जैसे ही वो इन 39 स्टेट्स को ऑक्युपाई करने जाएगा, जैसे ही उन 39 स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करने के लिए जाएगा, ऑस्ट्रिया उसके ऊपर अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया को भी ये टेरिटरी चाहिए ना। अब प्रूशिया को समझ नहीं आ रहा करें क्या, क्योंकि अगर इन 39 स्टेट पर मैंने अटैक भी किया तो ऑस्ट्रिया मेरे ऊपर अटैक कर देगा और मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं ऑस्ट्रिया को मिलिट्रली हरा सकूं। तो क्या करें? सो यहां पर प्रूशिया ने एक दिमाग लगाया। प्रूशिया एक प्रपोजल को लेकर ऑस्ट्रिया के पास जाता है और ऑस्ट्रिया को बोलता है, भाई तुमको पता है ये ट्रीटी ऑफ वियना जो थी ना, इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ब्रिटेन ने कोई टेरिटरी क्यों नहीं ली? तो ऑस्ट्रिया ने कहा, हाँ पता तो है, क्योंकि उसको मार्केट चाहिए थे यूरोप की। तो उसने कहा, भाई तुम्हें नहीं लगता कि ब्रिटेन को हमने मार्केट देके अपना खुद का नुकसान कर लिया? ऑस्ट्रिया ने कहा, खुद का नुकसान मतलब? उसने बोला, मुझे एक बात बताओ, दिस इज यूरोपियन मार्केट। अब यूरोपियन मार्केट के अंदर ब्रिटिश गुड्स बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। प्रॉफिट किसको होता है? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। क्या हमारी जो लोकलाइज इंडस्ट्रीज है, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज है, उनको फायदा होता है? तो उसने कहा, नहीं इसको तो फायदा नहीं होता। तो उसने कहा, देखो हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास इंडस्ट्रीज है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फायदा अल्टीमेटली किसको हो रहा है? फायदा अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद को डेवलप करें, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें यूरोप की मार्केट से ब्रिटेन को अलग करना होगा। तो ऑस्ट्रिया ने कहा, भाई प्रपोजल तो सही है, बट करेंगे कैसे? उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। उसने बताओ। तो उसने कहा, सुनो, हम एक काम करते हैं, हम एक कस्टम यूनियन बनाते हैं। कस्टम यूनियन मतलब एक ग्रुप, एक इकोनॉमिक ग्रुप। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप एक कस्टम यूनियन बनाओगे? हाँ। तो उसने कहा, इस कस्टम यूनियन के अंदर प्रूशिया, ऑस्ट्रिया प्लस वो 39 स्टेट्स होंगे जो जर्मनी स्पीकिंग है। तो उसने कहा, ठीक है, सो वी हैव अ प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड 39 स्टेट्स। उसने कहा कि प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और 39 स्टेट्स अगर ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, तो लेट अस अज्यूम कि उनके ऊपर 0% का टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्स स्लाइडली ज्यादा था, बट अभी प्रिज्यूम कर सकते हो कि 0% का टैक्स लगेगा। सो प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को बोला कि देखो, हम एक काम करते हैं, हम कस्टम यूनियन बनाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के वेलफेयर के लिए। अगर प्रूशिया, ऑस्ट्रिया या फिर ये 39 स्टेट्स या 39 कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी, तो उनके ऊपर कितने रुपए का टैक्स लगेगा? 0% का। लेकिन अगर कोई भी कंट्री अदर देन दीज कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करती है, तो उसके ऊपर हम 10% का टैक्स लगाएंगे। नाउ प्रूशिया ने ये जो अमाउंट है, 10% का टैक्स है, वो जानबूझ के बहुत कम रखा। क्यों? ताकि ऑस्ट्रिया इसको अपोज करना शुरू कर दे। और ऑस्ट्रिया ने ऐसा ही करना शुरू किया। ऑस्ट्रिया ने प्रूशिया को बोला, भाई तुम्हारा प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, राइट, और मुझे प्रपोजल पसंद भी है, लेकिन तुमने जो 10% रखा है ना, ये बहुत गलत है। क्यों? मान लो 0% के टैक्स के साथ अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी मार्केट में वैल्यू होगी 100 रुपीज, मान लेते हैं, या 100 यूरो। ठीक है, और 10% टैक्स के साथ अगर कोई ब्रिटिश गुड्स यहां पर आता है, उसकी वैल्यू होगी 70 रुपीज और 70 यूरो, आप जो भी समझ लो, राइट। सो अल्टीमेटली अगर हमारा प्रोडक्ट 100 रुपीज में बिक रहा है, उनका प्रोडक्ट 70 रुपीज में है, तो लोग किसे परचेज करेंगे? किसी को। या तो आप इस टैक्स को या इस स्लैब को इंक्रीज कर दो, अदरवाइज मैं ये कस्टम यूनियन छोड़कर जा रहा हूं। और प्रूशिया भी यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया ये कस्टम यूनियन छोड़कर जाए और मैं इन 39 स्टेट्स को अपने साथ फाइनेंशियली इनको फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लूं। ऑस्ट्रिया की बात नहीं मानी गई और ऑस्ट्रिया ने इस कस्टम यूनियन को छोड़ दिया। सो 1834 में प्रूशिया ने इन 39 स्टेट्स के साथ मिलकर एक कस्टम यूनियन बनाया, और उस कस्टम यूनियन का नाम क्या था? ज़ोलवरीन। उस कस्टम यूनियन का नाम क्या था? ज़ोलवरीन, राइट। नाउ
लेट अस अज्यूम दिस इज प्रूशिया एंड दिस इज अनदर स्टेट, कुछ भी ले लो, लेट अस सपोज रिहाइनलैंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस एरिया से इस एरिया में ट्रेड कर रहे हो, रिहाइनलैंड इज अ पार्ट ऑफ 39 स्टेट्स, अगर आप रिहाइनलैंड से प्रूशिया के पास ट्रेड करते हो तो आपको रोड्स भी डेवलप करनी होंगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जब कोई भी व्हीकल यहां से यहां पर या यहां से वहां पर जाएगा तो लोग आपस में बात भी करेंगे, देन दे रियलाइज अरे तुम भी जर्मन बोलते हो, भाई हम भी जर्मन बोलते हैं। नाउ इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट बढ़ना शुरू होगा, प्रूशिया के बारे में 39 स्टेट्स के लोग जानना शुरू करेंगे, उन्हें ये पता चलेगा कि प्रूशिया नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है, वहां पर भी जिस तरीके से हम जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं उसी तरीके से वो लोग भी जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं, जो अल्टीमेटली की यूनिटी क्रिएट करेगा, राइट। सो इस कस्टम यूनियन को बनाने की वजह से इनके बीच में जितने भी टैक्सेस लगते थे वो सारे टैक्सेस खत्म करने की कोशिश की। जैसे वहां पर एक टैक्स था विद द नेम कॉल इले, जो कि एक मेजरमेंट यूनिट है। हर स्टेट से, जैसे ही आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, इले की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती थी, राइट। और हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पर कस्टम टैक्सेस लगते हैं। रूसिया ने इस कस्टम यूनियन में उन सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया। इट सिंपली मींस उसने इन एरियाज को अपने ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना लिया, या फिर आप ये कह सकते हो कि 1834 के अंदर रूसिया यूनाइटेड ऑल द 39 स्टेट्स इकोनॉमिकली, राइट। एनसीईआरटी में जहां पर ज़ोल्वरिन के बारे में लिखा हुआ है उसके राइट साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में इस इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को समझाया हुआ है। एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में नहीं समझाया हुआ, लेकिन जो बॉक्स दिया हुआ है सोर्सेज वाला बॉक्स, उसके अंदर इस इकोनॉमिक यूनिफिकेशन को समझाया हुआ है, राइट। सो दिस इज द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन जो कब हुआ, 1834। So we have a unification called 1834. Now next, so unification कितने टाइप के होते हैं? Unification दो तरीके के होते हैं. The first is called economic unification, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. The next bit call is territorial unification. So we have the next part called territorial unification. Even though प्रूशिया ने 1834 में 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज तो कर लिया था इकोनॉमिकली, बट आप उसको नेशन नहीं कह सकते. आज पाकिस्तान चाइना के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, बट पाकिस्तान को आप एक इंडिपेंडेंट नेशन ही मानते हो, राइट. सो प्रूशिया ने बोला कि इवन दो ये 39 स्टेट्स मेरे साथ फाइनेंशियली मर्ज हो चुके हैं, फाइनेंशियली मेरे ऊपर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन क्या ये मेरी टेरिटरी के पार्ट है? नहीं. अगर ये मेरी टेरिटरी के पार्ट नहीं है तो क्या जब नेशन की डेफिनेशन दी जाएगी तो क्या इन्हें मेरी टेरिटरी में इंक्लूड किया जाएगा? नहीं. इट सिंपली मींस ट्रू नेशन कब होगा? जब मैं इन 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज कर लूं, इन 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज कर लूं. बट एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं इन 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज करने जाऊंगा, ऑस्ट्रिया मेरे ऊपर अटैक कर देगा, और मेरे पास ऑस्ट्रिया से मिलिट्रली फाइट करने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फाइट नहीं कर सकता. वापस समझा दो सर, टेरिटोरियल और यूनिफॉर्म वाली. सर एक बार ये टेरिटोरियल इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मैं समझाता हूँ, बिकॉज फ्लो टूट जाएगा वो. ठीक है, ओके सर. ठीक है. नाउ सो 39 स्टेट्स ने प्रूशिया को लगा कि अगर इन 39 स्टेट्स को मैं टेरिटोरियली अपने साथ यूनिफाई करने की कोशिश करता हूं, अगर इनको मैं अपने साथ मर्ज करने की कोशिश करता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि ऑस्ट्रिया अलॉन्ग विथ फ्यू अदर कंट्रीज मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं. तो क्या करना चाहिए? यहां पर प्रूशिया ने एक दिमाग लगाया. प्रूशिया ने बोला कि देखो लड़ना तो है ही है, चाहे आज आप लड़ो, 10 साल बाद लड़ो, 20 साल बाद लड़ो, 100 साल बाद लड़ो, बट अगर आपको इन 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज करना है तो आपको फाइट करनी पड़ेगी. सो अभी क्यों नहीं? इसीलिए प्रूशिया को लगा कि हमें मिलिट्रली स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज करनी होगी, हमें अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होगी. बट यहां पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हो
तो आर्मी को सैलरी भी देनी होगी, आर्मी को बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी होंगी। ऑब्वियसली आर्मी को आप सर्विसेज दोगे, सैलरी दोगे, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए। क्या गवर्नमेंट के पास इतना फंड है कि वो आर्मी की स्ट्रेंथ को 1 लाख से 2 लाख कर दे? नहीं। इसीलिए यहां पर उन्हें लगा कि अगर हमें इस फंड को इंक्रीज करना है, अगर हमें इस पैसे को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें टैक्सेस इंक्रीज करने होंगे। बट क्या वहां पर जो मोनार्की थी, फ्रेडरिक विलियम सेकंड थे, क्या वो टैक्सेस को खुद इंक्रीज कर सकते थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए थी। हाँ, फ्रेडरिक विलियम सेकंड जो है, सॉरी फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट जो है, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं इस पूरे के पूरे एरिया को यूनिफाई करूंगा। फ्रेडरिक और केसर विलियम फर्स्ट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इस पूरे के पूरे एरिया को, इन 39 स्टेट्स को मैं प्रूशिया के साथ मर्ज करूंगा। उसके लिए मुझे आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होगी। आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए। इसीलिए विलियम फर्स्ट पार्लियामेंट के पास जाते हैं और पार्लियामेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर हमें इन 39 स्टेट्स को अपने साथ मर्ज करना है तो हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें टैक्सेस इंक्रीज करने होंगे। तो पार्लियामेंट ने बोला, भाई एक बात बताओ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है? हमने कहा पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? टैक्सेस इंक्रीज करने की वजह से हुआ था ना। सो हम टैक्सेस इंक्रीज नहीं करने देंगे ना। विलियम फर्स्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि सर, टैक्सेस को इंक्रीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर टैक्सेस इंक्रीज नहीं हुए तो आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी और हम वॉर हार भी सकते हैं। बट पार्लियामेंट नहीं मानी। चलो ठीक है। नाउ कुछ दिन बाद विलियम फर्स्ट फिर गए पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट को बोला कि सर, टैक्सेस इंक्रीज करने परमिशन दे दो। पार्लियामेंट ने फिर मना कर दिया। अब अगर आप एक किंग हो जिसके पास पहले एब्सोल्यूट पावर थी, सारी की सारी पावर किंग के पास थी, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। किंग को लगता था कि पहले मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां पर सारी लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर सारी हमारे पास थी। अब देखो, यहाँ पार्लियामेंट बनने के बाद हर चीज के लिए हमें पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। अब तीसरी बार विलियम फर्स्ट फिर गए, उन्होंने फिर कन्विंस करने की कोशिश की, बट पार्लियामेंट फिर नहीं मानी और वो बहुत गुस्से से अपने पैलेस की तरफ गए और पैलेस में जाते ही उन्होंने एक जंकर को बुलाया। जंकर कौन होता है? लैंडलॉर्ड। और यहां पर जंकर कौन है? ऑटोमन बिस्मार्क। So we have a junker with a name called Ottoman Bismarck. Ottoman Bismarck was considered to be a diplomat. उन्होंने प्रूशिया को बहुत सारी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया एज एम्बेसडर और वो मिलिट्रीली जीनियस भी है। राइट। ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में यहां तक कहा जाता है कि अगर ऑटोमन बिस्मार्क होते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता, क्योंकि ऑटोमन बिस्मार्क को पता है कि किसकी कितनी आर्म ट्विस्टिंग करनी है। आप किस पर्सन से किस तरीके से काम निकलवा सकते हो। आप उसको डरा के काम निकलवा सकते हो, प्यार से काम निकलवा सकते हो। सो ऑटोमन बिस्मार्क को ये चीजें पता है। सो पैलेस में आते ही उन्होंने ऑटोमन बिस्मार्क को बुलाया और ऑटोमन बिस्मार्क को बोला कि बिस्मार्क, तुम्हें पता है मैंने इन 39 स्टेट्स को यूनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? उसने कहा, हाँ सर पता है। तो उसने कहा, बट इन 39 स्टेट्स को यूनिफाई करने के लिए 2-3 चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि जैसे ही मैं यूनिफाई करने के लिए जाऊंगा, कोई ना कोई कंट्री इंक्लूडिंग ऑस्ट्रिया मेरे ऊपर अटैक कर देगा। सब क्या करूं? मुझे आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है और ये जो पार्लियामेंट है ये मुझे आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की परमिशन नहीं देगी। तो तुम क्या करवा सकते हो? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने कहा, सर मैं करवा तो सकता हूं, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कि राइट नाउ आई एम अ जंकर और लैंडलॉर्ड, नोबिलिटी से बिलोंग करता हूं, राइट। मेरे पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि मैं पार्लियामेंट के पास जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करूं ना। सो किंग ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अथॉरिटी चाहिए, राइट, मैं तुम्हें चांसलर बना रहा हूं। चांसलर का लिटरल मीनिंग होता है चीफ मिनिस्टर, बट क्योंकि जर्मनी के अंदर या प्रूशिया के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो इस चीफ मिनिस्टर की वैल्यू किसी भी फेडरल
सिस्टम के प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू के बराबर होती है, राइट। अल्टीमेटली आप ये मान सकते हो कि ऑटोमन बिस्मार्क को चांसलर बना दिया गया या प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, राइट। अब इस प्राइम मिनिस्टरशिप के साथ या चांसलरशिप के साथ बिस्मार्क पार्लियामेंट के पास जाते हैं। पार्लियामेंट को बोलते हैं कि सर आपको पता है कि हमारे किंग इन 39 स्टेट्स को यूनिफाई करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें आर्मी की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, टैक्सेस इंक्रीज करने की परमिशन लेने आया हूं, परमिशन दे दो। पार्लियामेंट ने मना कर दिया, ठीक है। बिस्मार्क अगली बार फिर गए, उन्होंने फिर कन्विंस करने की कोशिश की, पार्लियामेंट ने फिर मना कर दिया, ठीक है। नाउ बिस्मार्क अगली बार फिर गए, फिर कन्विंस करने की कोशिश की, इस बार भी पार्लियामेंट ने मना कर दिया। नाउ इस बार बिस्मार्क बहुत गुस्से में थे, उन्होंने उस टाइम पे अपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्पीच दी, जिसको बोला जाता है आयरन एंड ब्लड, द स्पीच ऑफ आयरन एंड ब्लड, ठीक है। मैं इसकी 2-3 लाइनें आपको पढ़ाऊंगा। Now this is the speech of, this is the few line of speech of Ottoman Bismarck. So this is our Ottoman Bismarck, right? ये इनकी स्पीच है called Iron and Blood, जहां पर वो क्या बोल रहे हैं, read this line, called not through speeches and majority decision will the great question of the day be decided. That was a great mistake of 1848 and 1849, but by iron and blood. किसी को लाइन समझ में आई? नो सर। नहीं आई। आयरन एंड ब्लड का मतलब क्या होता है? वॉर। वॉर, ठीक है सर। आयरन एंड ब्लड का मतलब वॉर नहीं होता। सुनो, सो जब 2 से 3 बार बिस्मार्क को मना कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट टैक्सेस को इंक्रीज नहीं करेगा, तो यहाँ पर बिस्मार्क एक अपनी फेमस स्पीच देते हैं, दैट वाज कॉल्ड आयरन एंड ब्लड, जहां पर वो कहते हैं कि तुम, मतलब वो लोग जो पार्लियामेंटेरियन है, तुम जो यहाँ पर बैठकर ना सिर्फ तालियां बजाते रहते हो और ये मेजोरिटी के वोट डिसाइड करते रहते हो, ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड की जितनी भी चीजें हैं वो आयरन ब्लड से डिसाइड होती है, तुम्हारी स्पीचेस से डिसाइड नहीं होती। तुम जो यहाँ पर बैठकर पेपर फाड़ते रहते हो, उससे कोई चीज डिसाइड नहीं होने वाली। और तुम्हें पता है ये किंग की गलती थी कि तुम्हें पावर दी। सीधे सीधे बोल रहा हूं, मान जाओ मैं न मरवा दूंगा। उसके बाद उसने वही फाइल उन पार्लियामेंट्रीज के सामने फेंक दी। पार्लियामेंट ने फिर मना कर दिया, जितने भी पार्लियामेंट्रियन थे उन्होंने फिर मना कर दिया। बिस्मार्क ने कुछ नहीं बोला। बिस्मार्क अगले दिन फिर गया और उस पार्लियामेंट में 60 मेंबर्स गायब थे। पुलिस वालों ने ढूंढने की कोशिश की कि वो जो पार्लियामेंट्रियन गायब हैं वो मिल जाएं, आज तक नहीं मिले, राइट। एंड बिस्मार्क वहां पर पहुंचकर मजाक में पूछते हैं, आज लोग कुछ कम लग रहे हैं, गिन के देखना 60 के आसपास नंबर है क्या? ना सबको पता था ये किसने करवाया, बट किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था। बिस्मार्क गया, बिस्मार्क ने वो फाइल उठाई और बोला कि ठीक है, आप लोग इस पे साइन नहीं करना चाहते ना, ठीक है, मैं इसको यहीं पे रख के जाता हूँ, वैसे भी अब कोई फायदा वायदा तो है नहीं। वहां पर उस फाइल को साइन करने के लिए मतलब एक होड़ सी लगी हुई थी। जितने भी लोग थे वो बिस्मार्क से इतने डरे हुए थे कि हर कोई ये अटेम्प्ट कर रहा था कि सबसे पहले उस फाइल पे वो साइन करे। दिस इज बिस्मार्क। नाउ सो वी हैव अ बिस्मार्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए मैप देखते हैं पहले जर्मनी का।
Now this is the map of Prussia. This is the area of Prussia before unification, जो ब्लू कलर में दिखाया हुआ है. यहाँ पर दो एरिया हैं, that was shown in cream color, that was called Schleswig and Holstein. ये Schleswig and Holstein is in the control of Denmark. ये वाला जो एरिया है called Schleswig and Holstein, ये किसके कंट्रोल में? डेनमार्क के कंट्रोल में. ये वाला जो एरिया है रिहाइनलैंड का कुछ एरिया, और ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज इन द कंट्रोल ऑफ फ्रांस. फ्रेंच के कंट्रोल में ये, राइट. एंड ये वाला जो दो एरिया है, दिस वन, दिस एरिया इज इन द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया. ठीक है. नाउ बिस्मार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बिस्मार्क को इस पूरे के पूरे एरिया को यूनिफाई करना है. नाउ सी द स्ट्रैटेजी ऑफ बिस्मार्क. इस टाइम पे जब बिस्मार्क चांसलरशिप अडॉप्ट करता है, तो ये इन दो एरियाज के अंदर, होल्स्टीन एंड सिज्विक के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है. वॉर ऑफ सक्सेशन का मतलब कि जो डेनमार्क के किंग है उनकी डेथ हो जाती है, और उनके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि कौन रूल करेगा डेनमार्क के ऊपर. 1815 के अंदर ये जो एरिया है सिज्विक एंड होल्स्टीन, वो डेनमार्क को दिया जाता है, और डेनमार्क को ये कह के दिया जाता है कि आपको इसके ऊपर रूल नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपको सिर्फ ये देखना है, आपको इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, राइट. ये आपकी टेरिटरी नहीं है, ये डेनमार्क की टेरिटरी नहीं है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप ये इंश्योर करो कि कोई क्राइम तो नहीं हो रहा, राइट. लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिवली मेंटेन हो जाए. लेकिन 1815 के बाद, जब ट्रीटी ऑफ वियना के बाद इस डेनमार्क को ये मिलता है, डेनमार्क इस एरिया पे रूल करना शुरू करता है. एंड वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से बहुत सारे लोग सिज्विक और होल्स्टीन में मारे जाते हैं. नाउ बिस्मार्क को लगता है दिस इज द राइट टाइम जब मैं सिज्विक होल्स्टीन वाले एरिया पे अटैक कर सकता हूं. बट यहां पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इस एरिया पे अटैक करता हूं तो लोग मुझे इन्वेडर कहेंगे. इन्वेडर का मतलब कि तुमने सिज्विक होल्स्टीन वाले एरिया पे अटैक इसलिए किया है क्योंकि तुम इस एरिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो. और बिस्मार्क अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस था, राइट. इस बिस्मार्क नहीं चाहता था कि उसके ऊपर या प्रूशिया के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे. इसीलिए उसने सोचा कि अगर मैं अटैक करता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. मुझे किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट चाहिए या ऐसी कंट्री का सपोर्ट चाहिए जिसका इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत अच्छा है. वो कंट्री कौन सी है? वो ऑस्ट्रिया है. सो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के पास जाता है, ऑस्ट्रिया को बोलता है कि भाई यार 1815 की जो ट्रीटी थी वो मैंने सबने मिलके साइन की थी. उस 1815 की ट्रीटी में हमने ये वाला जो एरिया है वो डेनमार्क को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिया था. अब ये डेनमार्क जो है ये उससे सिज्विक और होल्स्टीन के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है. तो ऑस्ट्रिया ने कहा हाँ बात तो सही है, मैंने भी सुना है, बट करें क्या? तो उसने करना क्या, अटैक कर देते हैं. और वैसे भी डेनमार्क जीतेगा तो नहीं, ये तो कंफर्म्ड है. तो उसने कहा डेनमार्क के पास इतनी पावर थोड़ी है, तो चलो अटैक कर देते हैं. नाउ सो ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया ने सिज्विक एंड होल्स्टीन वाले एरिया पे अटैक किया. एरिया पे अटैक करने के बाद इस एरिया को जीत लिया. ठीक है. नाउ एरिया तो जीत लिया. नाउ ऑस्ट्रिया ने प्रूशिया को बोला भाई एरिया तो हमारे कंट्रोल में आ गया, अब करना क्या है? उसने कहा करना क्या, बांट लेते हैं. सिज्विक वाले एरिया में we have 60% डच प्लस 40% जर्मन. होल्स्टीन वाले एरिया में 100% जर्मन है. नाउ प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया को बोला भाई हमारे पास दो एरिया है, सिज्विक होल्स्टीन. सिज्विक वाले एरिया में 60% डच है, 40% जर्मन है. ठीक है. होल्स्टीन में 100% जर्मन है, तुम्हें कौन सा चाहिए? तो उसने कहा कि यार कौन सा, दोनों ही ठीक है, अब तुम देख लो क्या आंसर. तो उसने कहा ठीक है सर, आप एक काम करो, आप ये वाला एरिया ले लो, 100% जर्मन वाला. ठीक है. अरमान यस सर. सर अगर आप बिस्मार्क की जगह होते तो आप कौन सा एरिया लेते, सिज्विक या होल्स्टीन, और क्यों? सर होल्स्टीन लेते क्योंकि प्रूशिया में भी 100% जर्मन है और होल्स्टीन में भी 100% जर्मन है. बहुत बढ़िया. चलो अर्नव,
यस सर। सर अगर आप बिस्मार्क की जगह होते आप कौन सा एरिया लेते? सिस्विक या हॉलस्टीन, और क्यों? सर सिजलिक लेते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन अंपायर के पास में है तो। सर लिसन लिसन, ऑस्ट्रिया तो यहाँ पर है, प्रूशिया ये रहा, तो आपके लिए दोनों ही पास है, और अल्टीमेटली आप इसको, आपको पूरे एरिया को यूनिफाई करना है। आप ऑस्टिन लेते क्योंकि मिडिल में है वो। अच्छा ठीक है, सो हॉलस्टीन लेते ना। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं भी हॉलस्टीन ही बोलता, ठीक है, बट बिस्मार्क ने यहाँ पे दिमाग लगाया। बिस्मार्क को पता था कि अगर मुझे इस टेरिटरी को जीतना है तो मुझे ऑस्ट्रिया से लड़ाई करनी होगी। ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब मैं ऐसे थोड़ी किसी को पीट दूंगा, उसके लिए कोई बहाना चाहिए होता है लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसके पास बहाना क्या था? यही हॉलस्टीन वाला। उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया को बोला सर आप ये वाला एरिया ले लो, हॉलस्टीन वाला एरिया, और मैं ये वाला एरिया ले लेता हूं, ये सिज्विक वाला। क्यों? बिकॉज जैसे ही ये एरिया ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में जाएगा, मैं यहाँ के लोगों को पैसा देना शुरू करूंगा। मैं यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड देना शुरू करूंगा, वेपन्स देना शुरू करूंगा, और उनको बोलूंगा कि आप लोगों को भड़काना शुरू करो, आप लोगों को ऑस्ट्रिया के खिलाफ बोलना शुरू करो कि देखो आपके ऊपर कौन रूल कर रहा है, ऑस्ट्रिया। अरे ये गलत है, आपको किसके साथ होना चाहिए? आपको प्रूशिया के साथ होना चाहिए ना। जब आप प्रोटेस्ट करोगे तो ऑस्ट्रिया आपको रिप्रेस करेगा। जैसे ही ऑस्ट्रिया आपको रिप्रेस करेगा, मैं पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने जाके चिल्लाना शुरू कर दूंगा कि देखिए मैं भी जर्मन हूं, और ये बेचारे भी जर्मन है। मुझसे एक जर्मन का दुख देखा नहीं जाता कि मैं एक जर्मन हूं, मेरे पूरे के पूरे सोसाइटी के लोग जर्मन है, पूरे नेशन के लोग जर्मन है, और एक जर्मन स्टेट के ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है। अब चाहे वर्ल्ड कम्युनिटी के लोग मुझे सपोर्ट करें या ना करें, मुझे ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी भी एक जर्मन को कुछ भी हो। मैं जर्मन सेंटिमेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और प्रूशिया ने यही किया। प्रूशिया ने यहाँ पर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको फंड देना शुरू किया, उनसे बहुत सारे अटैक करवाए, ताकि यहाँ के लोग ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करें। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने यहाँ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बिस्मार्क ने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने जाके चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को जाकर बोला कि देखिए मैं भी जर्मन हूं, ये भी जर्मन है, और मुझसे किसी एक जर्मन का दुख देखा नहीं जाता, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। राइट? बट बिस्मार्क को ये पता था कि अगर वो ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करता है तो वो हार सकता है। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर बिस्मार्क जाता है फ्रांस के पास। फ्रांस में अगेन इस टाइम पे किंग है। किंग का नाम क्या है? नेपोलियन 3। वो नेपोलियन 3 के पास, बिस्मार्क नेपोलियन 3 के पास जाता है। नेपोलियन 3 को बोलता है कि सर पता है आपके नाम में जो नेपोलियन है ना, मुझे नेपोलियन फर्स्ट की, मतलब नेपोलियन की याद आती है कि कैसे एक नेपोलियन जो बहुत छोटे लेवल से राइज हुआ, फिर किंग बना, उसने सिविल कोड ऑफ 1804 बनाया, पूरे के पूरे यूरोप पे रूल किया। एंड अगर आप हिस्ट्री को पढ़ो तो नेपोलियन से बड़ा कमांडर कोई दिखता नहीं है, और मुझे आपके अंदर वो नेपोलियन की क्वालिटीज दिखती हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप पूरे की पूरी कम्युनिटी पे, पूरे के पूरे यूरोप पे रूल कर सकते हो। बट सर आपको चैलेंज करने वाला कौन है? प्रूशिया? अरे नहीं सर, हमारी औकात क्या है, हम तो बहुत छोटी सी कंट्री है, हम तो खुद यूनिफाई नहीं कर पा रहे अपने आप को, हम कहाँ से लड़ लेंगे आपसे? बट सर आपके सामने पता है सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? ऑस्ट्रिया। मैंने कल ही सुना था कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं वो बोल रहे हैं कि वो सबसे सुप्रीम है, वो पूरे यूरोप को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो सर हम एक काम करते हैं, देखो मेरा और ऑस्ट्रिया का इशू तो चल ही रहा है, अगर आप मेरा साथ दे दो तो हम ऑस्ट्रिया को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। राइट? बस आपके साथ की देर है, मैं अटैक करने को तैयार हूं, बस आप एक बार हाँ बोल दो ना। नेपोलियन 3 ने बोला भाई मैं हाँ तो बोल दूं, बट तुम एक बात बताओ मेरा क्या फायदा होगा? बिस्मार्क ने कहा सर देखो, अगर आप मेरा साथ देते हो आपका कुछ फायदा होगा,
नाउ इस कुछ का मतलब नेपोलियन थर्ड ने टेरिटरी से समझा कि अभी तक जो उसके पास ये वाला एरिया है, रिहाइनलैंड और ये वाला एरिया है, ये पूरी की पूरी टेरिटरी फ्रांस को मिल जाएगी। नाउ सो फ्रांस प्लस प्रूशिया ने मिलकर ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया और ऑस्ट्रिया ये वॉर हार जाता है। नाउ जब ये ऑस्ट्रिया ये वॉर हारता है, नेपोलियन बिस्मार्क के पास जाता है, बिस्मार्क को बोलता है सर वो टेरिटरी। बिस्मार्क ने बोला कौन सी टेरिटरी? उसने कहा आपने टेरिटरी देने की बात कही थी ना। उसने कहा मैंने कब बोला मैंने टेरिटरी देने की बात, मैंने तो ये बोला था कुछ फायदा होगा, मैंने ये थोड़ी बोलता मैं टेरिटरी दूंगा, टेरिटरी के लिए मैं खुद फाइट कर रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा। उसने कहा सर ये चीटिंग है। उसने कहा क्या चीटिंग है? मैंने क्या बोला था? कुछ फायदा होगा, ठीक है मैं थोड़े बहुत पैसे वैसे दे दूंगा, मैं टेरिटरी नहीं दूंगा। ना यहाँ पर बिस्मार्क को पता है कि अगला वॉर किसके साथ फाइट करना है? फ्रांस के साथ। क्यों? बिकॉज वो इस पूरे के पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर चुका है। उसके पास जो एक एरिया बचा हुआ है कंट्रोल करने, ऑस्ट्रिया भी तो कर लिया। नहीं ऑस्ट्रिया को हरा दिया, उससे उसको कंट्रोल नहीं किया था ना, ऑस्ट्रिया से ये टेरिटरी छीनी थी बस। बस और कुछ भी नहीं हुआ। पार्डन? सर ये वाली टेरिटरी छीनी थी। ऑस्ट्रियन एम्पायर जो लिखा हुआ है सर पूरा मैप में, सब वो नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, ओके। अगर आप किसी कंट्री पे अटैक करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने 1965 में 1965 की जो वॉर हुई थी इंडिया और चाइना की, अरे सॉरी इंडिया और पाकिस्तान की, एक्सट्रीमली सॉरी, इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी 1965 में, हमारी आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। अगर हम चाहते तो पूरे लाहौर पे कब्जा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन जब ये वॉर एंड हुई हमने एग्रीमेंट साइन किया और इनका लाहौर उनको वापस कर दिया। सो ऐसा हर जगह होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिस्मार्क को पता है कि उसका अगला वॉर किसके साथ होना है? फ्रांस के साथ। बट फ्रांस के साथ लड़े कैसे? अब नेपोलियन 3 थोड़ा समझदार आदमी है, वो लड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है, सबसे ज्यादा नुकसान भी उसी को हुआ है, तो अभी वो लड़ना नहीं चाह रहा। तो करें क्या? यहाँ पर बिस्मार्क ने एक और दिमाग लगाया। बिस्मार्क ने फ्रांस के एम्बेसडर को मिलने के लिए बुलाया। मिलने के लिए कितने लोग थे? फ्रेंच एम्बेसडर प्लस विलियम फर्स्ट एंड बिस्मार्क, ये तीनों मिले एंड दिस वाज अ नॉर्मल मीटिंग। सिर्फ हालचाल पूछने के लिए बुलाया था कि कैसे हो, ठीक है, नेपोलियन से बोलना कि हम बात कर रहे हैं, ये नेगोशिएशन हो रहा है, नॉर्मल टॉक। जैसे ही फ्रेंच एम्बेसडर बाहर निकला, बिस्मार्क ने फ्रेंच न्यूज़पेपर में, जर्मन न्यूज़पेपर नहीं, फ्रेंच न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया जहां पर उसने बोला कि आपको पता है, अरे मुझे बताते हुए बहुत हंसी आ रही है कि विलियम फर्स्ट ने फ्रेंच एम्बेसडर की बहुत बेइज्जती की, और इतनी बेइज्जती की कि फ्रेंच एम्बेसडर रोते हुए रूम से बाहर निकला था। बताओ, फ्रेंच एम्बेसडर रो रहा है। मतलब फ्रांस के लोग कैसे हैं कि उन्होंने एक ऐसे एम्बेसडर को चूज किया है जो थोड़ी सी डांट सुनने पर रो जाता है ना। उसने इस पूरे आर्टिकल को इस तरीके से मैनिपुलेट करवाया था कि फ्रांस के लोग पढ़ें और वो जर्मनी के खिलाफ या प्रूशिया के खिलाफ एक्शन लेने की बात करें। और हुआ भी यही। जब फ्रांस के लोगों ने फ्रेंच न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल को पढ़ा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नेपोलियन को फोर्स करना शुरू किया कि सर आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे फ्रेंच एम्बेसडर की बेइज्जती। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? एम्बेसडर आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है दूसरी कंट्री में। अगर उसकी बेइज्जती हो रही है, इट सिंपली मींस कि फ्रांस की बेइज्जती हो रही है, राइट? हमें कुछ करना चाहिए। नेपोलियन 3 ने बोला भाई देखो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। जब हमें अटैक करना है हम अटैक करेंगे, हम बदला लेंगे, बट अभी नहीं। हमारे पास बहुत सारे डिप्लोमेटिक मैनर हैं, हम उनसे इस इश्यू को उठाएंगे। दिस वाज जस्ट अ र्यूमर। नेपोलियन 3 ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, बट फ्रांस के लोग नहीं माने, और ना चाहते हुए भी नेपोलियन को जर्मनी के ऊपर अटैक करना पड़ा, एंड बिस्मार्क इसके लिए तैयार थे। सो 1871 में फ्रांस की आर्मी प्रूशिया के ऊपर अटैक करती है एंड बिस्मार्क वाज रेडी। एंड बिस्मार्क की जो आर्मी है, जर्मन आर्मी, वो फ्रेंच आर्मी को पीटते 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 वर्साइल तक लेके आती है। वर्साइल इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस। वर्साइल में 18 जनवरी 1871, ठीक है, मैं फोन तो नहीं कहूंगा, बट 18 जनवरी 1871
there was a mirror palace called Hall of Mirror. ठीक है, एक पिक्चर दी हुई है शायद, Hall of Palace, Hall of Mirror. There was a name called this one, Hall of Mirror. ये कहाँ पे है? ये आपका वर्साइल में है, राइट. सो 18 जनवरी 1871 को केसर विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी से फ्रांस बुलाया जाता है. किस लिए? कोरोनेशन के लिए. ठीक है, मतलब हॉल ऑफ पैलेस जो कि वर्साइल में है, वहां पर जर्मन किंग ओथ लेते हैं और यहां पर ही बिकम द एम्परर ऑफ जर्मनी. मतलब ये कुछ ऐसी बात हो गई कि मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेनी है और वो शपथ, वो ओथ वो पाकिस्तान में जाके लेते हैं. तो पाकिस्तान की कितनी बेइज्जती होगी. और यही एक रीजन था कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ और फ्रांस को अपने इस बेइज्जती के बदला लेना था, इसीलिए उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को बहुत हार्श बनाया था जर्मनी के लिए, जो आपने 9th में हिटलर के बारे में, हिटलर वाले चैप्टर में पढ़ा था, राइट. सो वी हैव 1871. So we have a 1871 and an assembly comprising the Prince of German state, representative of army, important Prussian army, including the chief minister Ottoman Bismarck, gather in the unheated hall of mirror in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. So this and our German unification. Right. So the next unification जिसके बारे में बात करनी है वो है unification of Italy. Now the next unification is unification of Italy. Italy is considered to be a boot-shaped country. It will look like a boot, उल्टा boot है, something like this. ठीक है, boot or shoe-shaped country, right? So Italy was considered to be a boot-shaped country. Now Italy was divided into 7 kingdoms. 7 पार्ट के अंदर डिवाइडेड था. These two areas are known as Sicily Island. These two areas are known as Sicily Island, and it was under the control of Bourbon dynasty of Spain. ये दोनों के दोनों एरिया किसके कंट्रोल में? स्पेन के एरिया में. Now this area, Sardinia, और ये वाला एरिया, this area is under the control of Sardinia Piedmont. This area is under the control of Sardinia Piedmont. ठीक है. उसके किंग कौन है? उसके किंग है आपके विक्टर एमुनल सेकंड. So we have a area called Sardinia Piedmont area. This is Sardinia, this is your Piedmont. इसके किंग कौन है? विक्टर एमुनल सेकंड. ये वाला जो एरिया है लोम्बार्डी एंड वेनेशिया. This Lombardy and Venetia is under the control of Austria. ये किसके कंट्रोल में? ये ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में. ये वाला जो एरिया है पर्मा, मोडियाना, तुनुस्की, ये इंडिपेंडेंट है. और ये वाला जो एरिया पेपल स्टेट, क्योंकि पेपल स्टेट के अंदर रोम है यहां पर. ठीक है, रोम में कैथोलिक चर्च है. सो इस कैथोलिक चर्च की प्रोटेक्शन के लिए ये जो पेपल स्टेट है, दिस पेपल स्टेट, इवन दो दिस एरिया इज कंट्रोल्ड बाय द कैथोलिक चर्च, बट इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एरिया फ्रांस के कंट्रोल में दिया हुआ है, क्योंकि फ्रांस की आर्मी यहाँ पे रिसाइड करती है. कैथोलिक चर्च के पास खुद की आर्मी नहीं है. सो फ्रांस कैथोलिक चर्च को प्रोटेक्ट करता है. कैथोलिक चर्च इस पूरे के पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही है. ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट unification of Italy, unification was divided into 7 parts. The first is Sardinia Piedmont, Sicily Island, Papal State, Parma, Modena, Tunusci, Lombardy and Venetia. ये किसके कंट्रोल में? ऑस्ट्रिया के. ये आपका विक्टर एमुनल सेकंड के. ये सिसिली आइलैंड. These are independent और ये फ्रांस के कंट्रोल में, राइट. अब विक्टर एमुनल सेकंड या फिर इटली इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ऑस्ट्रिया को भी डिफीट कर पाए, वो जर्मनी को भी डिफीट वो ऑस्ट्रिया को भी डिफीट कर पाए, वो फ्रांस को भी डिफीट कर पाए, और वो जो सिसिली आइलैंड के लोग हैं या बॉर्बन डायनेस्टी है उसको भी डिफीट कर पाए.
चलो इन सब में वो बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन को डिफीट कर भी सकते हैं, बट अगर आपको यूनिफिकेशन करना है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक इन द सेंस कि आप ऑस्ट्रिया को कभी नहीं हरा सकते, आप फ्रांस को कभी नहीं हरा सकते। तो यहाँ पर विक्टर एमल सेकंड ने एक पर्सन को चूज किया जिसका नाम है केवोर। सो वी हैव अ पर्सन विद द नेम कॉल्ड केवोर एंड ही मेड केवोर चांसलर। उन्होंने केवोर को क्या बना दिया? उन्होंने केवोर को चांसलर बना दिया। चांसलर मतलब चीफ मिनिस्टर, लिटरल मीनिंग चांसलर। बट केवोर इज मच 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 डिफरेंट फ्रॉम बिस्मार्क। बिस्मार्क जहां पर हमें डिप्लोमेटिक जीनियस प्लस मिलिट्री जीनियस दोनों दिखते हैं, केवोर ना ही मिलिट्री जीनियस है और ना ही डिप्लोमेट है, मतलब बिस्मार्क के लेवल के डिप्लोमेट नहीं है। बट इनके पास एक सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इनको पता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। केवोर के पास सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। उनको पता है कि कब किस सिचुएशन से मैं अपने लिए फायदा निकाल सकता हूं, राइट। एंड इसी क्वालिटी की वजह से विक्टर एमुनल सेकंड इनको केवोर को चांसलर बनाते हैं। नाउ केवोर 1859 में 1859 में फ्रांस के साथ मिलके ऑस्ट्रिया को हरा देता है। 1859 के अंदर इटली फ्रांस के साथ मिलके ऑस्ट्रिया को हरा देता है। हराने के बाद ये जो दोनों एरिया है, लोम्बार्डी एंड विनीशिया, वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? वो सरदानिया पिडोमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। ना सवाल ये भी तो आता है, मतलब कई बच्चे पूछते हैं दूसरे बैच में, आप लोगों ने नहीं पूछा, कि सर ये भी तो हो सकता था कि ऑस्ट्रिया इटली ऑस्ट्रिया के साथ मिलके फ्रांस को हरा दे, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, ये क्यों नहीं हुआ, राइट। यहां पर केवोर ने दिमाग लगाया। केवोर ने सोचा कि अगर मैं ऑस्ट्रिया के साथ मिलके फ्रांस को हराता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इन फ्यूचर यूनिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैंने फ्रांस के साथ मिलके ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तो ऑस्ट्रिया क्या करेगा? या तो ऑस्ट्रिया इधर से अटैक करेगा, मेरी आर्मी ऑलरेडी खड़ी है, या फिर ऑस्ट्रिया इधर से अटैक करेगा। अगर ऑस्ट्रिया ने इधर से अटैक किया तो फर्मा, मॉडियाना और तुनस्की, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अपने आप को बचाने के लिए। ये क्या करेंगे? ये भाग के सरदानिया पिडोमेंट के पास आएंगे और सरदानिया पिडोमेंट को बोलेंगे कि सर आप हमें बचा लो। और जैसे ही हमारे पास आएंगे हम इनको ये बोलेंगे कि देखिए हम आपको बचा सकते हैं, लेकिन आपको सरदानिया पिडोमेंट की या फिर विक्टर एमनल सेकंड की सॉवरेनिटी को एज्यूम करना होगा। और हुआ भी ऐसा, जब फ्रांस ने अलोंग विद इटली ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया, सो ये वाले जो एरियाज हैं ये ऑस्ट्रिया से डरकर इन्होंने अपने आप को सरदानिया से पिडोमेंट के साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, ये वॉर कौन जीतता है? 1859 की वॉर। This war is won by France and Italy coalition. फ्रांस एंड इटली का कोलिशन इस वॉर को बहुत आसानी से जीत जाता है। ठीक है, और ये जो लोम्बार्डी एंड विनीशिया वाला एरिया वो किसके कंट्रोल में आ जाता है? वो सरदानिया पिडोमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। नाउ 1861 ये एरिया ये मतलब यहां तक इटली ने अपने आप को यूनिफाई कर लिया है। So next we move to 1861. 1861 में यहां पर एक पर्सन है जिनका नाम है गार्बिदले। जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है गार्बिदले। गार्बिदले was very much inspired from मजीनी। गार्बिदले वैसे तो एक मर्चेंट है जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड करते हैं, बट गार्बिदले मजीनी से बहुत इंस्पायर्ड है। मजीनी ने जितने भी रेवोल्यूशन किए, चाहे वो 1831 का रेवोल्यूशन किया हो, 1848 का रेवोल्यूशन किया, इन बिटवीन बहुत सारे रेवोल्यूशन किए थे, ये मजीनी से बहुत इंस्पायर थे। उनको लगता था कि मजीनी का जो ड्रीम है, मजीनी का जो गोल है यूनिफिकेशन ऑफ इटली को लेकर, वो फुलफिल होना चाहिए। और अगर इसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़े तो मुझे इस स्ट्रगल में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए गार्बिदले इन दोनों एरियाज में जाते हैं।
किंगडम ऑफ सिसिली। इन दोनों किंगडम्स में जाकर यहीं के लोगों के साथ मिलकर, जो यहाँ पर कॉमन सिटीजन्स हैं, इनके साथ मिलकर एक आर्मी फॉर्म करते हैं, दैट वाज कॉल्ड योर रेड शर्ट आर्मी। यहाँ पर एक आर्मी फॉर्म की जाती है, दैट वाज कॉल्ड रेड शर्ट आर्मी। रेड शर्ट आर्मी की मदद से वो यहाँ पर एक रेवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो रेवोल्यूशन इतना सक्सेसफुल होता है कि बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन को ये एरिया छोड़कर जाना पड़ता है। अगर गार्बिद्ले की जगह मैं होता तो मैं इस दोनों एरिया को कंट्रोल करके खुद किंग बन के आराम से मौत से इस एरिया में रूल करता। लेकिन गार्बिद्ले, जो कि मजीनी से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, उन्होंने इस एरिया को सरदानिया पिडोमेंट को गिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस एरिया को वो उन्होंने सरदानिया पिडोमेंट को गिफ्ट कर दिया। नाउ अब इटली यूनिफिकेशन कितना हो चुका है? ये पूरा का पूरा एरिया यहां तक एंड ये वाला एरिया। सो 1861 इटली कंसिडर इटसेल्फ एज यूनिफाइड इटली। क्यों? बिकॉज भैया ये हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास एरिया है, ये जाएगा कहां? ये तो कहीं जा नहीं सकता, राइट? नाउ एनसीईआरटी में सिर्फ 1861 तक की स्टोरी दी हुई है, ठीक है, बट हमें कंप्लीट यूनिफिकेशन पढ़ना है। नाउ कंप्लीट यूनिफिकेशन क्या कहता है? कंप्लीट यूनिफिकेशन 1861 में इटली ने डिक्लेयर कर दिया कि यूनिफाइड है विदाउट पेपल स्टेट। नाउ द ईयर इज 1871। 1871 में प्रूशिया वर्सेस फ्रांस चल रहा है, जहां पर प्रूशिया ने फ्रांस की बहुत पिटाई की थी। सो देयर वाज अ वॉर बिटवीन प्रूशिया एंड फ्रांस, दोनों लड़ रहे हैं। यहां पर कैवोर को लगा कि मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूं। इटली प्रूशिया के पास गया और प्रूशिया को बोला, सर इवन तो मेरे पास आर्मी नहीं है, अगर मैं होती तो मैं आपको दे देता, इवन तो मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, बट मैं आपको मोरली सपोर्ट कर रहा हूं। अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, राइट? मैं आपको मोरली सपोर्ट कर रहा हूं, बट सर मैं आपको मतलब आर्मी के साथ सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। प्रूशिया ने कहा कोई बात नहीं, आप सपोर्ट तो कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इटली को पता था ये वॉर कौन जीतेगा, प्रूशिया। नाउ जब प्रूशिया वर्सेस फ्रांस चल रहा था और फ्रांस हारने लगा, तो उसने क्या किया, उसने पेपल स्टेट से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया फाइट करने के लिए। जैसे ही फ्रेंच आर्मी यहां से वापस जाती है, इटालियन आर्मी यहां पर अटैक कर देती है और इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसीलिए अगर आप गूगल करते हो, सो कंप्लीट यूनिफिकेशन इज इन 1871, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बात मानते हो तो यूनिफिकेशन इज इन 1861 विदाउट पेपल स्टेट। ठीक है, so this is the story of unification of Italy.